नमस्कार दोस्तों, विद्या विजन इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स आपको बहुत ईजी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए, इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम करेंगे कॉन्सेप्ट रिकॉल फ्रॉम क्लास 9th। क्लास 9th के नंबर सिस्टम का हम रिवीजन करेंगे, जो कि इस चैप्टर की फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और उसके एप्लीकेशंस को हम पढ़ेंगे। और इसके बाद लास्ट में इसी थ्योरम की हेल्प से हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को भी हम इसी थ्योरम की मदद से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट रिकॉल फ्रॉम क्लास 9th। अब देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि रियल नंबर एक नया चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में ये चैप्टर क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का ही रिवीजन और एक्सटेंशन है। इस चैप्टर में मार्क्स इसलिए नहीं कटते कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, नहीं, बल्कि इसलिए कटते हैं क्योंकि स्टूडेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते। तो इसलिए इस चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स और डिफरेंस बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो ये जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट रिकॉल फ्रॉम क्लास 9th, इसको मैंने 2 सब टॉपिक में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का रीकैप और उसके बाद हम समझेंगे पार्ट बी में प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में, उनके डिफरेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का एक रीकैप। नंबर सिस्टम में क्लास 9th में जैसा हमने पढ़ा था, सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर सेट ऑफ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग टू इन्फिनिटी। यानी वो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को हम n से डिनोट करते हैं। मान लीजिए यहाँ इस सर्किल में मैंने सारे नेचुरल नंबर रख दिए हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब ऐसा क्यों है ये आपको बाद में क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। लेकिन अगर हम 0 को नेचुरल नंबर में ऐड कर दें तो हमें मिलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स इंक्लूड 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। होल नंबर के सेट को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो ये हो गए होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में केवल 0 का ही डिफरेंस होता है। अब चलिए, हम अगर 0 और नेचुरल नंबर्स के साथ इनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स को जोड़ दें तो हमें मिलते हैं इंटीजर्स। होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसके सेट को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए, होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स, यानी 1 और -1 2 और -2 3 एंड -3। तो ये तो हो गए इंटीजर्स। इंटीजर्स एक्सटेंड करते हैं बोथ साइड ऑफ द 0, यानी 0 के राइट साइड प्लस इन्फिनिटी तक और 0 के लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी तक। तो यानी इंटीजर्स में हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए, इस फिगर में आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर में 0 ऐड किया तो हमें मिल गया होल नंबर। होल नंबर के अंदर ही आते हैं नेचुरल नंबर, और होल नंबर और उनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स को ऐड किया तो हमें मिल गए इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बाद हम समझ लेते हैं रैशनल नंबर्स को। अब देखिए, रैशनल वर्ड बना है रेशियो से, यानी वो नंबर जिसको हम इंटीजर्स के रेशियो में लिख सकते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ए नंबर इज कॉल्ड रैशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी वो नंबर्स जिन्हें हम इंटीजर्स के रेशियो में लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2, 7/1, 3/4, -5/2। ये सब क्या है? ये रैशनल नंबर्स हैं। न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया 3/5, यहाँ पे देखिए 3 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, -7 कोई भी इंटीजर उसको भी हम इंटीजर्स के रेशियो में लिख सकते हैं। जैसे -7 को हम लिख सकते हैं -7/1। 0 भी एक रैशनल नंबर है, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। ये भी एक नंबर में कभी कभी MCQ में पूछा जाता है। अब नॉन एग्जाम्पल्स हो जाएंगे 4/0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो वो नंबर डिफाइंड ही नहीं होता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। ना ही वो नंबर रैशनल होता है, ना ही वो डिफाइंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, लेकिन हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 एक इंटीजर है और ये एक रैशनल नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 5/1। लेकिन 1/5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन इंटीजर नहीं है। अब देखिए, रैशनल नंबर के जस्ट अपोजिट होते हैं इररैशनल नंबर, a number which cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, are called irrational numbers. For example, square root of 2, square root of 3, यहाँ तक कि पाई भी एक irrational number होता है। irrational number का एक अलग से सेट होता है। irrational number को हम rational number के साथ नहीं रख सकते, तो यहाँ पे हमने irrational number का एक अलग से सेट बना लिया, that is real number minus rational number इज इक्वल टू इररेशनल नंबर। और इररेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रेकरिंग होता है, यानी उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी ख़त्म होता है और ना ही उसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न होता है। जहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के डेसिमल एक्सपेंशन में ना तो ये कभी ख़त्म होगा और ना ही इसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न होगा, जबकि रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन या तो रिपीटिंग होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है। अब देखिए, यहाँ पर ये हो गए रैशनल नंबर और ये हो गए इररैशनल नंबर। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें मिलते हैं रियल नंबर्स। ऑल रैशनल एंड इररैशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर। तो चलिए, ये हमने रिवीजन कर लिया पार्ट ए नंबर सिस्टम का रीकैप। हमको क्लियर हो गया नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम समझ लेते हैं पार्ट बी, दैट इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम और कंपोजिट नंबर्स समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। फैक्टर्स, ए फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स इट्स कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर, यानी किसी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है और डिवाइड करने पे कोई भी रिमाइंडर नहीं आता। मतलब फैक्टर्स हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं, फैक्टर्स हमेशा इक्वल और स्मॉलर होते हैं और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 6। अब देखिए, 6 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा 6, कोई रिमाइंडर नहीं। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से आएगा 3, कोई रिमाइंडर नहीं। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से आएगा 2, कोई रिमाइंडर नहीं। तो 1, 2, 3 और यहाँ तक कि 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा 1। ये सब होते हैं इसके फैक्टर्स। तो जैसा मैंने बताया, फैक्टर्स जो होते हैं वो उस नंबर से छोटे होते हैं। फैक्टर्स हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं और रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, फैक्टर ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, 2, 5 एंड 10। इन्हीं नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो 1, 2, 5 और 10 इसके फैक्टर्स होंगे। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट, हर नेचुरल नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले 1 और दूसरा वो नंबर खुद। अभी अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल में देखा, 6 के 4 फैक्टर हुए, 1, 2, 3 और 6। अब इसमें देखिए, पहला फैक्टर हो गया 1 और दूसरा फैक्टर हो गया वो नंबर खुद। तो हर नेचुरल नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं, पहला 1 और दूसरा वो नंबर खुद। लेकिन 1 का क्या?
1 का तो केवल एक ही फैक्टर होता है, जो होता है 1। 1 हैज़ ओनली वन फैक्टर, सो इट इज़ अ स्पेशल केस। ठीक है। नाउ फैक्टर को समझ लेने के बाद हम बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स, a prime number is greater than one that has exactly two distinct factor, 1 and the number itself। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि हर नेचुरल नंबर के कम से कम दो फैक्टर होते हैं, पहला 1 और दूसरा वो नंबर खुद। लेकिन वे सारे नंबर जो एक से बड़े हैं और उनके यही दो फैक्टर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये सब हैं प्राइम नंबर्स। इनके दो ही फैक्टर हैं, पहला 1 और दूसरे ये नंबर खुद। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2 सबसे छोटा और केवल इकलौता इवन प्राइम नंबर है। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। एंड 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर पे। A composite number is a natural number greater than 1 which has more than 2 factors। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि एक से बड़ा हर नेचुरल नंबर, उसके कम से कम दो फैक्टर होते हैं, पहला 1 और दूसरा वो नंबर खुद। तो जिनके वही दो फैक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स, और जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 के 3 फैक्टर हुए, 1, 2 एंड 4। तो 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। उसी तरीके से 6 के 4 फैक्टर हुए, 1, 2, 3 एंड 6। तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, या 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। उसी तरीके से 8, इसके 4 फैक्टर हुए, 1, 2, 4 एंड 8 एंड सो ऑन। उम्मीद करता हूँ आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। एंड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स आर डिफाइंड फॉर ओनली नेचुरल नंबर्स। प्राइम और कंपोजिट नंबर जो हैं वो केवल नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड होते हैं जो एक से बड़े हों। और ये फैक्ट एमसीक्यू में 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। चलिए अब कर लेते हैं क्विक कॉन्सेप्ट वेरिफिकेशन। मैं क्वेश्चन करूंगा और आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। क्या 2 एक प्राइम नंबर है? कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर इज यस। 2 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, पहला 1 और दूसरा 2। अब मुझे ये बताइए, क्या 9 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 1, 3 एंड 9। ठीक है। चलिए अब बताइए, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। और बताइए, क्या -3 एक प्राइम नंबर है? -3 एक प्राइम नंबर है, इसके तो 2 फैक्टर हुए, पहला 1 और दूसरा -3। तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स आर डिफाइंड ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समझ लेते हैं कि बच्चे एग्जाम में क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, राइटिंग 0 एज ए नेचुरल नंबर, 0 को नेचुरल नंबर लिख देना। दूसरी मिस्टेक, 1 को प्राइम नंबर की तरह ट्रीट करना। तीसरी मिस्टेक, ये भूल जाना कि रैशनल नंबर में q इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट, थिंकिंग इररेशनल नंबर आर आउटसाइड द रियल नंबर्स। इररेशनल नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं, वो रैशनल नंबर के बाहर होते हैं लेकिन रियल नंबर के बाहर नहीं होते। एंड कंफ्यूजिंग बिटवीन कंपोजिट एंड इवन नंबर। इवन नंबर और कंपोजिट नंबर में कंफ्यूजन हो जाना। देखिए, सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते। 2 एक प्राइम नंबर है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। चलिए अब इस टॉपिक की हम समरी समझ लेते हैं। दैट इज, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। एंड होल नंबर इंक्लूड्स 0। इंटीजर इंक्लूड्स नेगेटिव नंबर। Rational numbers are written as p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Irrational numbers are non-terminating and non-recurring. And real numbers include all rational and irrational numbers
and prime numbers have exactly two factors and composite number have more than two factors. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने कॉन्सेप्ट रिकॉल फ्रॉम क्लास 9 पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखिए इस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट हमेशा ये सोचते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन केवल एक कैलकुलेशन स्किल है, जबकि ऐसा नहीं है। बोर्ड एग्जाम में मार्क्स इसलिए कट जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते कि वाई प्राइम फैक्टराइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और उसका रिजल्ट यूनिक क्यों होता है, ये समझ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर्स में क्यों ब्रेक करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड हम फंडामेंटल थ्योरम को हम पढ़ेंगे और प्राइम फैक्टर्स को निकालने के जो स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं उसको हम सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम में इसके रिलेटेड 1 या 2 नंबर के थ्योरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं या इससे रिलेटेड एप्लीकेशन क्वेश्चंस 3 और 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ध्यान दीजिए, जैसा अभी अभी हमने समझा दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर नंबर। हर कंपोजिट नंबर को हम उसके स्मॉलर नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो हर कंपोजिट नंबर को हम उससे छोटे नंबर के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं, लेकिन इन सभी फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर्स स्पेशल होते हैं क्योंकि प्राइम फैक्टर्स को और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे 20 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2, लेकिन यहाँ पर हम 2 को ब्रेक नहीं कर सकते। 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों नंबर हो गए प्राइम नंबर्स। अब इसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते। सो कंपोजिट नंबर कैन बी रिड्यूस बट प्राइम नंबर्स आर द फाइनल बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्राइम नंबर्स एक फाइनल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते। जैसा अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल में देखा कि 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ पर हमको सारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए और यही इसका फाइनल बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। इसको इस तरीके से समझिए जैसे कि वर्ड्स जो होते हैं वो लेटर से मिलके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। उसी तरीके से हर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर से मिलकर बना होता है। कोई भी कंपोजिट नंबर हो ग्रेटर देन 1 वो प्राइम नंबर से मिलकर बना होता है, उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं और उस नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको उस नंबर की सिंपलेस्ट और सबसे बेसिक फॉर्म मिल जाती है। इसी आइडिया पे बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दैट इज every composite number can be expressed as a product of prime number and this factorization is unique apart from the order of the factor। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिख सकते हैं और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इसका हम ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं लेकिन फैक्टराइजेशन चेंज नहीं कर सकते। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। Important. This theorem applies to composite number only. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक केवल कंपोजिट नंबर पे ही अप्लाई होती है। फैक्टराइजेशन इज मेड ओनली यूजिंग प्राइम नंबर्स। फैक्टराइजेशन में केवल हम प्राइम नंबर्स को ही यूज करते हैं। यूनिकनेस का मतलब है प्राइम फैक्टर सेम हो और उसकी पावर भी सेम हो। प्राइम फैक्टर का ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम समझ लेते हैं यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। जैसे कि एक नंबर ले लिया हमने 36। 36 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो उसके पॉसिबल प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे
इंटू 3 इंटू 3, या इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए पहले प्राइम फैक्टर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और दूसरा प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। यानी प्राइम फैक्टर सेम है, पावर सेम है, लेकिन ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इसको मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर n हो उसको हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू p1 की पावर a1, p2 की पावर a2, p3 की पावर a3। यहाँ पर p1, p2, p3 प्राइम नंबर्स हैं, a1, a2, a3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये फॉर्म यूनिक होती है हर कंपोजिट नंबर के लिए। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने समझ लिया, ये भी समझ लिया कि हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, लेकिन निकालेंगे कैसे। इसके दो स्टैंडर्ड मेथड हैं। पहला है फैक्टर ट्री मेथड। इसमें स्टेप 1 सबसे पहले नंबर को लिखिए, उसके बाद उसके कोई भी दो फैक्टर कर दीजिए, और उसके बाद तब तक फैक्टर करते जाइए जब तक सारे फैक्टर्स जो हों वो प्राइम नंबर्स ना हो, और उसके बाद सभी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट को लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमने नंबर लिया 36, इसके दो फैक्टर हो गए 2 एंड 18। अब देखिए 18 को हम फर्दर फैक्टराइज करें तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे 2 एंड 9। उसके बाद 9 को अगर हम फर्दर फैक्टराइजेशन करें इसका तो हमें मिलेंगे दो फैक्टर 3 एंड 3। अब यहाँ पे देखिए 2, 2, 3 और 3 सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो नंबर आपको दिया गया है उसको सबसे छोटे प्राइम नंबर्स जिससे वो डिवाइड हो सकता हो उससे आप डिवाइड करिए। उसके बाद जो हमें क्वोशंट मिले उसको भी आप सबसे छोटे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से आप डिवाइड करिए, और ये आप तब तक करते चले जाइए जब तक आपको क्वोशंट 1 ना मिल जाए, और उसके बाद सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को लिख लीजिए। जैसे अगेन फॉर एग्जांपल 36 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं वो है 2 से डिवाइड करेंगे हमें क्वोशंट मिलेगा 18 को जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं वो है 2, इसमें हमें मिलेगा क्वोशंट 9। अब 9 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर है 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा और हमें मिलेगा 3 अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, हमें मिलेगा 1। तो अब देखिए हमें क्वोशंट 1 मिल गया। अब यहाँ पर इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। तो 60 को जिस सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं वो कौन सा होगा, वो होगा 2 से डिवाइड करेंगे आएगा क्वोशंट 30 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, आएगा 15। अब 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, 15 डिवाइड होगा 3 से, आएगा 5, और 5 से ही डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में आ गया क्वोशंट 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या प्राइम नंबर्स को फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर इज नो। प्राइम नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं और उसको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपकी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 1, कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends up with digit 0। यानी 4 की पावर 1 है तो आएगा 4 की पावर 2 है तो आएगा 4 इंटू 4 दैट इज 16। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 4 की कौन सी पावर होगी जिससे जो हमें डिजिट मिलेगी वो लास्ट में उसमें 0 होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको समझ लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो
अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो 10 से डिविजिबल होगा। ये देखिए 50 जो है 0 पे एंड हो रहा है, 10 से डिविजिबल होगा, आएगा 5। 100 10 से डिविजिबल है, आएगा 10। तो कोई भी नंबर है अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। और 10 जो है वो है 5 इंटू 2। तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो 0 से एंड हो रहा है, ये तभी पॉसिबल है कि वो 10 से डिविजिबल हो। और अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होगा, बिकॉज 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 दोनों नंबर आने चाहिए। अब यहाँ पर हम 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4 टू द पावर n इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर n। अब 2 की पावर 2 की होल पावर n हो जाएगा 2 की पावर 2n। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्लियर हो गया कि 4 की पावर n में केवल एक ही प्राइम है, दैट इज 2, 5 नहीं है। नाउ बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नो अदर प्राइम कैन अपीयर इन इट्स फैक्टराइजेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में ये हमको क्लियर हो चुका है कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं। यहाँ पर देखिए 4 टू द पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर 2n होगा। अब यहाँ पर 5 है ही नहीं और ना ही आ सकता है, therefore 5 does not occur in this prime factorization for any value of n। n की कोई भी वैल्यू हो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ सकता। तो अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ सकता तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 नहीं हो सकता, और 2 इंटू 5 नहीं हो सकता तो ये डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकती, ना ही ये 10 से डिविजिबल हो सकता है। Therefore 4 to the power n does not end with digit 0 for any natural number n। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि बच्चे एग्जाम में क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहले कॉमन मिस्टेक, राइटिंग कंपोजिट नंबर एज द फाइनल फैक्टर। कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स को फाइनल फैक्टर मान लेना, जैसे कि 20 को लिख देना 10 इंटू 2। यहाँ पर 10 कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। सेकेंड, इग्नोरिंग पावर ऑफ प्राइम, प्राइम की पावर्स को इग्नोर करना। सेइंग प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक विदाउट मेंशनिंग अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, एंड यूजिंग 1 एज अ प्राइम फैक्टर विच इज नॉट अलाउड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक की हम समरी समझ लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स expressing the number as a product of prime. Prime numbers are basic and indivisible. Every composite number has prime factorization, and this factorization is unique except for order. And factor tree and division method are used to find the prime factors. चलिए अब देखिए हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं इसके एप्लीकेशंस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को तो हमने समझ लिया, अब हम इसके एप्लीकेशंस को समझेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करके हम HCF निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम LCM निकाल सकते हैं, और LCM और HCF का प्रोडक्ट रिलेशनशिप जान सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड में एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ 2 नंबर का कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। और इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनकी कैलकुलेशन में आपको हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। The HCF of 2 or more number is the highest number that divide each of them exactly। यानी किन्हीं 2 या 2 से अधिक नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हमें 6 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो यहाँ पर देखिए 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 6। 9 के फैक्टर्स 1 3 एंड 9। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गया 1 और 3।
1 एंड 3, ये दोनों हो गए कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 3। ठीक है, तो आई होप आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम समझ लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। नाउ द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। यानी अगर हमको दिए गए नंबर्स में से मल्टीपल लिखें तो उन दिए गए नंबर्स में से हमें कुछ मल्टीपल्स जो मिलेंगे वो कॉमन मिलेंगे। उन कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा उसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हो 4 और 6 का, तो 4 की अगर हम टेबल लिखें तो आएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। उसी तरीके से 6 की टेबल लिखें तो 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो अब यहाँ पर देखिए कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 12 एंड 24। लेकिन 12 और 24 में सबसे छोटा कौन सा हो गया? 12। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम ये समझ लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हाउ टू फाइंड एचसीएफ। नाउ स्टेप 1, प्राइम फैक्टराइजेशन। जिन नंबर्स का आपको एचसीएफ निकालना है उनका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करिए कि उनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, और उसके बाद उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लोएस्ट पावर को आप ले लीजिए और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एचसीएफ मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दिए गए नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद हम सभी प्राइम फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर को हम लेंगे। हर प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर को लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमको एलसीएम मिल जाएगा। दैट मीन्स HCF is equal to product of common prime factor with smallest power and LCM is product of all prime factor with highest power। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझ लेते हैं। नाउ फाइंड द HCF एंड LCF ऑफ 24 एंड 36। अब यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करें 24 का तो आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3, और प्राइम फैक्टराइजेशन करें अगर हम 36 का तो आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब यहाँ पर देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर है 2 और 3, और अभी अभी हमने क्या सीखा? दैट इज HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विद स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर है 2 की पावर 2 और 3 की स्मॉलेस्ट पावर है 3 की पावर 1, तो इसका HCF हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 दैट इज 12। अब इनका LCM क्या हो जाएगा? नाउ LCM इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 3 और 3 की हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, 8 9 जा 72, तो 24 और 36 का LCM हो जाएगा 72। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड आउट द HCF एंड LCM ऑफ 48 एंड 180। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, यही आएगा। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180 दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। Now HCF is equal to product of common prime factor with smallest power। तो common prime factor क्या है? common prime factor है 2 और 3, और smallest power 2 की smallest power है 2 की power 2 और 3 की smallest power है 3 की power 1, तो HCF हो जाएगा 2 की power 2 into 3 की power 1 that is 12। Now LCM is equal to product of all prime factor with highest power। तो यहाँ पर सभी प्राइम फैक्टर्स लेंगे। सभी प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2, 3 और 5। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 4। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2।
5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 और 5 वैसे ही उतार लेंगे। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 720। ठीक है, चलिए अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट रिलेशनशिप समझ लेते हैं। नाउ प्रोडक्ट रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM. Now if A and B are two natural numbers, then HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B. For example, अभी हमने 24 और 36 का LCM और HCF निकाला। इनका HCF था 12 और LCM था 72। Now 12 into 72 is equal to 864 and 24 into 36 is also 864। इस फॉर्मूला से रिलेटेड 1-2 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कॉमन मिस्टेक्स इन एग्जाम, दैट इज टेकिंग हाईएस्ट पावर वाइल फाइंडिंग HCF। आप HCF निकाल रहे हैं लेकिन आपने हाईएस्ट पावर ले ली। LCM निकाल रहे हैं, आपने लोएस्ट पावर ले ली। या आपने कोई प्राइम फैक्टर मिस कर दिया, ये कॉमन मिस्टेक होती है। या आपने ठीक से प्राइम फैक्टराइजेशन ही नहीं निकाले, तब तो आंसर आएगा ही नहीं। और बिना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के आपने एग्जाम में लिख दिया तो उसके भी नंबर कट सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने सक्सेसफुली तीनों टॉपिक को कवर कर लिया है। अब हम समझ लेते हैं इररेशनल नंबर को। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की सहायता से हम इररेशनल नंबर्स को समझ लेते हैं। इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर इज इररेशनल if it cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, और इसकी डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। ये हम रिकैप में भी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई एंड सो ऑन, ये सब इररेशनल नंबर होते हैं। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इररेशनल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी बुक में है थ्योरम 1.2, दैट इज इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। यानी कोई p एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए 3 एक प्राइम नंबर है और 3 6 स्क्वायर दैट इज 36 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जो पॉजिटिव नंबर है a, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन है p1, p2, p3 डैश 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 pn, उसके n प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक, जहां पर p1, p2, pn ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। अब हम इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर हो जाएगा p1, p2 डैश 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 सो ऑन इंटू p1, p2 डैश 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 सो ऑन। ठीक है, इन्हीं दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमको a स्क्वायर मिल जाएगा। नाउ ये हमको दिया गया है कि p एक प्राइम नंबर है और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब हम जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इसका मतलब ये है कि p बाहर कहीं से नहीं आ सकता, वो जरूर p1, p2, p3 एंड सो ऑन इन्हीं में से p होगा। तो अगर p इन्हीं में से होगा तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि a के फैक्टर्स भी इन्हीं में से एक है। ठीक है, और ये हमारी थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो गई। इस थ्योरम की मदद से हम इररेशनैलिटी को भी प्रूफ करेंगे। इसके क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पहला है थ्योरम 1.3, दैट इज प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इररेशनल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? ये तो होता ही है इररेशनल, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसको हम प्रूफ करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हम मान लेते हैं इसके अपोजिट, मान लेते हैं √2 एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। कोई भी रैशनल नंबर हो उसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b इंटीजर्स हैं और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, और b जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया?
रूट टू को हमने रैशनल मान लिया और ये मान लिया कि ये दो इंटीजर्स के रेशियो a अपॉन b के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, जहां a और b को प्राइम है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ठीक, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब इक्वेशन 1 के दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो रूट टू का स्क्वायर हो गया 2 और a अपॉन b का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यानी a स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो बाय द थ्योरम 1.2 a भी 2 से डिविजिबल होगा, और अगर a 2 से डिविजिबल होगा तो कोई एक इंटीजर होगा k जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें a मिल जाएगा। यहां पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान लें कि 4 डिविजिबल है 2 से, तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कोई इंटीजर, दैट इज 4 इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर। उसी तरीके से a अगर 2 से डिविजिबल है तो कोई एक इंटीजर होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें a मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 36 डिविजिबल है 6 से, तो 36 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा कोई एक इंटीजर। वो इंटीजर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन 36 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमें एक इंटीजर मिलेगा, दैट मीन्स 36 इज इक्वल टू 6 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 इंटीजर। उसी तरीके से अगर a 2 से डिविजिबल है तो कोई एक नंबर होगा k, कोई एक इंटीजर होगा k जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा a। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहां पर ये हो गया 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, ये कट जाएगा, यहां पे आएगा 2, देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर है डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स a इज डिविजिबल बाय 2, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स b मस्ट बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। लेकिन यहां पर तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमने शुरू में क्या माना था, दैट इज a अपॉन b आर को प्राइम, इनके बीच में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए दोनों के बीच में 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया, a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। दोनों के बीच में 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a एंड b हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो जो हमने एजम्पशन लिया था वो रॉन्ग प्रूफ हो गया। दैट मीन्स रूट 2 इज नॉट रैशनल, रूट 2 इज इरैशनल। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम है, दैट इज आपकी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 3, दैट इज प्रूव दैट रूट 3 इज इरैशनल। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान लेंगे रूट 3 रैशनल है, और अगर ये रैशनल है तो इसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b इंटीजर्स हैं, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। सेम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, आएगा 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। रीअरेंज करेंगे, a स्क्वायर आएगा 3b स्क्वायर, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। यहां पर अगेन a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स एज पर थ्योरम 1.2 a must be also divisible by 3. Now if a is divisible by 3 then there must be an integer k such that a is equal to 3k। a की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पर मिल जाएगा 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 3, देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। दैट मीन्स b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, that means b must be divisible by 3, that means a and b both are divisible by 3, that is 3 is a common factor which is a contradiction, that means our assumption that root 3 is rational is false, therefore root 3 is irrational। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। प्रूव दैट
5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल। इस तरह के सभी क्वेश्चंस को हम कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव करेंगे। तो अगर ये रैशनल है तो इसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b को प्राइम है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ इसको रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा रूट थ्री इज इक्वल टू 5 माइनस ए अपॉन बी। अब देखिए 5 एक रैशनल नंबर है, a अपॉन बी एक रैशनल नंबर है, तो 5 माइनस ए अपॉन बी ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो अब देखिए राइट हैंड साइड में आ गया रैशनल और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इररेशनल। ठीक है, तो यहां पर इररेशनल रैशनल के प्रूव हो गया, हेंस रूट थ्री इज रैशनल, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है, दैट इज रूट थ्री इज इररेशनल। देयरफॉर आवर assumption इज फॉल्स, दैट इज 5 माइनस रूट थ्री इज इररेशनल। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।